हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र को पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दो पत्रों के बीच के अंतर को आपसे पूछा जाता है। तो हम लोगों ने सरकारी अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप, ठीक है, परिभाषा, विशेषता और महत्व की तो बात कर ली थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किसकी? सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बीच के अंतर की। और ये क्वेश्चन आपसे समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में हिंदी एवं आलेखन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी जगह पर एक चीज़ देखी है कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बीच का अंतर है वो वहाँ पर प्रारूप के आधार पर दिखाया जाता है। जैसे कि वहाँ पर दिखाया जाएगा कि सरकारी पत्र में डेट को यहाँ लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को मतलब वहाँ पे प्रारूप के आधार पर चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आपको सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बीच के अंतर को उनकी विशेषताओं के आधार पर दिखाना होता है, ठीक है। तो काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि प्रारूप के आधार पर दिखाते हैं, और बहुत सी किताबों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रारूप में जैसे कोई चीज़ यहाँ लिखी जाती हो, अर्ध सरकारी पत्र में यहाँ लिखी जाती है, तो वो उसी को आधार बनाकर पत्र के बीच के अंतर यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बीच के अंतर को दर्शाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर आपको अपने अंतर को लिखना है कॉपी में। तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट लिख लिए हैं, क्योंकि बहुत से मतलब आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोली कि लेक्चर का जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन चीज़ें उसमें कम होती हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम की खपत होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि की पॉइंट को यहाँ पर लिख लिया जाए, ताकि आप भी देखकर बड़ी आसानी से समझ सकें और मैं भी आपको बिना लिखे तेज़ी से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इधर मैंने लिखा है आधार, ठीक है, जिन आधार पर हम लोग सरकारी यानी कि शासकीय और अर्ध सरकारी यानी कि अर्ध शासकीय पत्र की अंतर को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरकारी पत्र का प्रेषण, यानी कि अगर हम इसके प्रेषण को देखें तो आपने विशेषता में भी देखा होगा और आपने परिभाषा में भी याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि जो शासकीय पत्र होता है वो एक पद से दूसरे पद के बीच प्रेषित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका शासकीय पत्र होगा वो एक शासकीय पद के द्वारा दूसरे शासकीय पद को प्रेषित किया जाता है, लेकिन जो अर्ध शासकीय पत्र होता है वो क्या होता है? वो एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया कि जो शासकीय पत्र होता है वो पद से पद को भेजा जाता है, और जो अर्ध शासकीय पत्र होता है वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने प्रेषण के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर को देखा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, आप भी वहाँ पर कुछ इसी तरीके से, ऐसे नहीं, आप वहाँ पर प्रॉपर ऐसे लाइन करके, ठीक है, अपनी कॉपी में, और यहाँ पर आप आधार लिखना, ठीक है, या फिर भेद लिख देना। और इधर एक कॉलम आपका रहेगा सरकारी पत्र का, एक अर्ध सरकारी पत्र का। फिर इनको ऐसे नहीं लिखना है इतना शॉर्ट में, ये तो मैंने की पॉइंट के रूप में लिख लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इन पॉइंट को बहुत बढ़िया से वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे कि शासकीय पत्र एक शासकीय पद द्वारा दूसरे शासकीय पद को भेजा जाता है, वहीं जो अर्ध शासकीय पत्र होता है वो एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके प्रेषण की, ठीक है। अब अगर हम इसके अगले अंतर को देखें तो यहाँ पर हम संचालन को आधार बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो शासकीय पत्र है वो कनिष्ठ अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी की तरफ और वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो शासकीय पत्र का जो संचालन होता है वो कनिष्ठ अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी की ओर और वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी की ओर होता है। लेकिन वहीं आपको मैंने
अर्ध शासकीय पत्र के दौरान बताया था कि जो अर्ध शासकीय पत्र होता है वो समकक्ष अधिकारियों के मध्य प्रेषित किया जाता है, यानी कि समान स्तर के अधिकारियों के मध्य प्रेषित किया जाता है। एक चीज़ लेकिन मैंने ज़रूर बताई थी कि जब कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी या फिर कतिपय कारणों की वजह से ये कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भी लिखा जाता है, लेकिन उसको आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रायः अर्धशासकीय पत्र होता है वो समकक्ष अधिकारी यानी कि समान अधिकारियों के मध्य ही प्रेषित किया जाता है। तो ये तो संचालन के स्तर पर हम लोगों ने इसके अंतर को देखा। अब बात करते हैं इसकी भाषा शैली को लेकर। ठीक है, ये आप आधार देख रहे हैं ना, प्रेषण, संचालन, भाषा शैली। वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो प्रारूप को लेकर बहुत सी किताबों में दे रखा है, कोई घटना चक्र की किताब है और वो काफ़ी फेमस किताब है, तो वहाँ पर ऐसे करके ही दे रखा था। इसीलिए मैंने बताया कि वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के बीच किसी भी दो चीज़ों के बीच अंतर आप करते हैं तो आप उनकी विशेषताओं के बीच के अंतर को दर्शाएंगे तो वो एक अंतर निकल कर आएगा। अगर आप प्रारूप की बात करेंगे पत्र में तो ऐसा सही नहीं होगा कि आप बताएं कि इसमें डेट यहाँ डाली जाती है, इसमें महोदय यहाँ लिखा जाता है, उसमें वहाँ लिखा जाता है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं शासकीय पत्र की भाषा शैली को। देखें तो आपको पता ही होगा कि इसकी भाषा शैली औपचारिक होती है और ये तटस्थ भाव के साथ अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें आप मैं, मेरे, ठीक है, मेरे द्वारा, मुझसे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको अन्य पुरुष शैली में लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पर एक पद के रूप में उस पत्र को लिख रहे हैं, ना कि आप उसको व्यक्तिगत तौर पर लिख रहे हैं। इसीलिए आपको भाव भी आपके कैसे होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए, और जो आपकी भाषा शैली होनी चाहिए वो अन्य पुरुष शैली में होनी चाहिए, और सारी चीज़ें औपचारिक रूप से वहाँ पर लिखी जानी चाहिए। यहीं अगर आप अर्ध सरकारी पत्र की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अधिकारी स्तर पर कुछ व्यक्तिगत रूप में भेजा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, भाषा शैली अनौपचारिक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो लेखन में आत्मीयता और व्यक्तिगत भावों का भी पुट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, जहाँ पर इसमें अधिकारी एक दूसरे के लिए सीधा ही मतलब मैं, मेरे, ठीक है, कुछ भी यूज ऐसा कर लेते हैं जो उनके व्यक्तिगत भावों को दर्शाता है। तो एक तो अंतर ये भाषा शैली के संदर्भ में हो गया। अब अगर हम लोग सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की अंतर को विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो हम देखेंगे कि जो सरकारी पत्र होता है वो शासकीय कार्य व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है, और इस सरकारी पत्र के माध्यम से जो शासकीय पद होता है वो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, तो विषय वस्तु क्या होती है इसकी, शासकीय कार्य व्यवहार, और इसी शासकीय कार्य व्यवहार को लेकर जो एक सरकारी पद का जो दायित्व होता है इसी के माध्यम से उसका निर्वहन किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी सरकार के काम काज होते हैं वो सारे शासकीय पत्र के माध्यम से ही किए जाते हैं। लेकिन जब आप अर्ध शासकीय पत्र में देखेंगे तो वहाँ पर काम काज जो होता है वो मूल सरकारी शासकीय कार्य व्यवहार तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सरकारी काम काज के संदर्भ में दो अधिकारी आपस में एक दूसरे के मध्य किसी शासकीय कार्य व्यवहार पर एक का ध्यान आकर्षण करने के लिए, या फिर किसी शासकीय कार्य व्यवहार पर विचार विमर्श करने के लिए, या फिर कोई भी शासकीय कार्य पर या कोई गोपनीय मामला है तो उस पर वार्ता करने के लिए दो अधिकारी आपस में अर्ध सरकारी पत्र का कार्य व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी विषय वस्तु की। अब अगर हम बात करें प्रेषिती, प्रेषिती मतलब होता है कि जो पत्र एग्जैक्ट रूप में खोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शासकीय पत्र में देखें तो हम देखेंगे कि जो प्रेषिती होता है, ठीक है, एक्चुअल तो वो होता है कि जिसे पद से पद को लिखा जाएगा, एक्चुअल में तो प्रेषिती वो होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेषिती का तात्पर्य है कि कौन सा अधिकारी उस पत्र को खोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो शासकीय पत्र होता है उसको कौन खोलता है, उसको खोलता है जो कार्यालय का नियत अधिकारी होता है, यानी कि कार्यालय में एक अधिकारी होता है जिसे पत्रों को लेने का और उन्हें खोलने का जिम्मा सौंपा गया होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन खोलेगा? कार्यालय का जो नियत अधिकारी होगा या फिर जिसे पत्र को खोलने की जिम्मेदारी दी गई होगी। और अगर हम प्रेषिती के संदर्भ में अर्धशासकीय पत्र को देखें तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रेषिती होता है, ठीक है, वो स्वयं ही पत्र को खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर प्रेषित किया जाता है और उसमें किसी गोपनीय मामलों के संदर्भ में वार्ता को लेकर कोई चर्चा की गई हो सकता है किसी गोपनीय मामले के संदर्भ में विचार विमर्श या फिर दूसरे अधिकारी का ध्यानाकर्षण करना हो, तो ऐसे मामले में ये जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि प्रेषिती स्वयं ही इस पत्र को खोलता है। तो ये बात तो हो गई प्रेषिती की। अब यहाँ पर बात करते हैं संबोधन की। संबोधन आपको पता ही होगा, जब मैंने आपको वो बताया था, जब प्रारूप की हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर जब हम लोग विषय के बाद अपना मुख्य विषय वस्तु लिखना स्टार्ट करते थे तो वहाँ पर सरकारी पत्र में हम लोग लिखते थे महोदया और अर्ध सरकारी पत्र में क्या लिखते थे? प्रिय श्री महोदय। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम लोग शासकीय पत्र में संबोधन करते थे तो वहाँ पर एक औपचारिक संबोधन होता था। सदैव ही शासकीय पत्र में औपचारिक संबोधन होगा और उसमें महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम अर्ध सरकारी पत्र में देखें, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पर जो संबोधन हो जाता है वो अनौपचारिक होता है, क्योंकि इसको दो अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर लिखते हैं और वो समकक्ष स्तर के अधिकारी होते हैं, इसीलिए वो संबोधन को अनौपचारिक रूप से लिखते हैं। और यहाँ पर संबोधन कुछ इस तरीके से होता है, प्रिय श्री महोदय, ठीक है। तो यहाँ पर महोदय औपचारिक संबोधन और अर्ध सरकारी पत्र में क्या हो जाएगा? आपका जो संबोधन होगा वो अनौपचारिक हो जाएगा और क्या प्रयोग में होगा? प्रिय श्री महोदय। अब अगर हम इसके समापन की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने सरकारी पत्र के प्रारूप को देखा था तो वहाँ पर किसी भी शब्द का प्रयोग समापन में नहीं किया गया था। लेकिन जब आपने अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप को देखा होगा तो जब मुख्य विषय वस्तु जैसे खत्म हो रही होगी तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे करके लिख देते थे, ठीक है, सादर या फिर सासम्मान, ठीक है, या फिर क्या लिख देते थे? सम्मान सहित। तो ये कुछ हम लोग अनौपचारिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अर्ध सरकारी पत्र में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर किसी भी शब्द का प्रयोग समापन में नहीं होता है। लेकिन वहीं आप अर्ध सरकारी पत्र में देखेंगे तो वहाँ पर संबोधन में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि सादर, ससम्मान और सम्मान सहित। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र की विशेषताओं को, ठीक है, सबसे पहले तो परिभाषा को, ठीक है, क्योंकि परिभाषा से निकलेगी विशेषता। यहाँ पर अगर हम लोग इसके एक लिंक को समझें तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बता दूं, मेरे दिमाग में आ गया। सबसे पहले तो आपको पत्रों की परिभाषा को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। परिभाषा से ही आप क्या करेंगे? आप उसकी विशेषताओं, ठीक है, विशेषताओं को निकालेंगे। और जब आप विशेषताओं को निकाल लेंगे तो आपको दो पत्रों के बीच के अंतर को बहुत ही आसानी से निकालने, मतलब बहुत ही आसानी होगी निकालने में। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आपको परिभाषा बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बाद आप परिभाषा से ही उसकी विशेषताएं निकालेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर डले भी हैं, आप उनको भी देखिए। और उनके बाद अगर आपको विशेषताएं बहुत अच्छे से और परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आपको फिर अंतर लिखने में कोई भी खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिभाषा और विशेषता में ही छुपी हुई हैं। देखिए वहाँ पर भी क्या होता था कि शासकीय पत्र वो होता है जो एक पद के द्वारा दूसरे शासकीय पद को प्रेषित किया जाता है। तो देखिए यहीं से निकला है पद से पद। वहाँ पर मैंने बताया था अधिकारी, एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, तो वहाँ पर अधिकारी से अधिकारी का निकल आया था। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप परिभाषा विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो अंतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, संबोधन के आधार पर भी अंतर देख लिया था, समापन के आधार पर भी देख लिया था। अब देखो थोड़ा सा उद्देश्य भी देख लें। अगर हम उद्देश्य को देखेंगे तो यहाँ पर जो शासकीय पद का उद्देश्य होता है उसमें ये होता है कि जो अधिकारी है, यानी कि जो एक पद है शासकीय पद, वो तटस्थ भाव के साथ अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करे। और निर्वहन आपको पता ही होगा कि किसी कार्य को करना, यानी कि आपको पता ही होगा। और कार्य कैसे होते हैं शासन के, वो पत्रों के माध्यम से होते हैं। तो फिर उद्देश्य इसका यही हो गया कि तटस्थ भाव, ये शब्द आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्तिगत या फिर आत्मीयता के साथ आप काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो किस में करेंगे, अर्धशासकीय पत्र में। तो यहाँ पर तटस्थ भाव के साथ औपचारिक रूप से आप अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये शासकीय पत्र का उद्देश्य होता है। यहीं पर अगर हम अर्ध सरकारी पत्र में देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर आकर शासन की समस्याओं को निपटाने का प्रयास करते हैं या फिर उनके निराकरण का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बीच के अंतर को। और वो वाली एक बात याद रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको पत्रों के बीच के अंतर को उनकी विशेषताओं के आधार पर दर्शाना है, ना कि प्रारूप के आधार पर। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट्स अभी से तैयार करते चलिए। बहुत से लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम प्री के बाद मेंस की तैयारी बहुत ही तेज़ी से कर लेंगे, तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं है। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अगर रट के जाएंगे तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जितने भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का मतलब होता है जिसमें आपको लिखना है, और लिखने वाले एग्ज़ाम में अगर आप रट के गए और क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगली वीडियो अनुस्मारक को लेके मैं बनाऊंगा जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होगी, समीक्षा अधिकारी। और इसके बाद मैंने एक वो भी सीरीज़ वहाँ पर शुरू की है अभी नई, उसमें मैं जितनी भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको भी आप देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री को लेके मैंने सारी स्ट्रेटजी डाल दी है कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री को यूपी पीसीएस और आरओ के लिए तैयार करें। तो अगली वीडियो में फिर मेडाइवल पे लेके आऊँगा, मध्यकालीन इतिहास पर, तो उसको भी आप देखिए और इस चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।